Hello everyone, I am Gul Mehak and in today's pre-mix section हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आइए क्विकली जान लेते हैं। तो बात करेंगे हम पॉलिटी में, और पॉलिटी के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि पहली बात तो ये कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, किस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं हमने ऐसे बनाए हैं जिनका जो आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ ये कि वो क्वेश्चन को जो है हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या वो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर देखिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और अगर मुझे नहीं आता तो उसमें गेस करने का कोई फैक्ट ही नहीं है। अगर डेट दे रखी है, डेट नहीं पता है, आगे पीछे वाली डेट पता है तो लॉजिक लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, तो गलत नहीं करेंगे, राइट। तीसरा, क्या वो क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से जो है सॉल्व हो सकता है। जैसे डेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक चीज का डेट नहीं पता लेकिन 4 ऑप्शन और बाकी 3 का डेट पता है और एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कर लेंगे। तो ये तो था अ क्विक फोरकैप कि हम कैसा सा सेशन जो है आगे लेने वाले हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दिस सेशन हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं स्लीपी क्लासेस के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में जो वो अभी लेकर आ रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंटली स्लीपी पर जितने भी प्रीलिम्स 2022 के कोर्सेज हैं उनमें जो है फ्लैट 50% जो है ऑफ चल रहा है। आप ये कूपन कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। इन कोर्सेज का बेनिफिट ये है कि ये सारी क्रैश कोर्सेज हैं, तो कम से कम टाइम में जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज में अगर आपको लग रहा है आप वीक हो, करंट अफेयर्स में लग रहा है थोड़ी सी रिवीजन चाहिए, तो वो जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइजेबली जो है हमसे ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको जस्ट बिफोर प्रीलिम्स लग रहा है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक हैं बट अगर मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखूं तो ये मैम बहुत अच्छा करवाते हैं, तो मैं एक बार चाहूँगा कि मैं क्विकली इनके नोट्स से गो थ्रू कर लूँ, मैं क्विकली जो है इनकी वीडियोज़ देख लूँ तो मेरा रिविजन अच्छा हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है वो, तो वो भी जो है आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, राइट। तो दिस वॉज अबाउट द कोर्सेज। नाउ लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर। तो देखिए आज के सेशन में जैसे आप जानते हैं 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या जीएसटी काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या फाइनेंस कमीशन के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो उनके चेयरपर्सन हैं या नहीं, और क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट और यूटी जो हैं वो उनके मेंबर हैं या नहीं। तो देखिए जीएसटी काउंसिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है एंड आई होप जो है आप इसका आंसर जो है सही से दे देंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसका मतलब क्या है। तो अगर ये 2 चीज़ें पता हैं तो इंटेलिजेंट गेस से जो है आप ये क्वेश्चन का जो है आंसर कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट जो है ये नहीं याद है कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो है क्या क्या आता है, राइट। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बाकी 2 से कैसे डिफरेंट है, अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो नहीं पता तो कुछ चीजें तो नहीं पता, लेकिन यहां पर भी क्या है एलिमिनेशन टेक्निक जो है लगाया जा सकता है अगर हम बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है यूज कर लें, राइट। और अगर थरो रीडिंग किया हुआ है स्टैटिक सोर्सेस का जैसे कि लक्ष्मीकांत का या एनसीईआरटी का, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था। इसके बाद आ जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। डीलिमिटेशन कमीशन जो है हमेशा चर्चा में रहता है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने 2 बार डीलिमिटेशन कमीशन के कुछ ना कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट पर जो है क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए एज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट अगर हम 2022 की बात करें तो आपको जो है अभी तक के अपने टिप्स पर होना चाहिए। तो इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रीएम्बल के ऊपर। अगेन प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, स्टैटिक क्वेश्चन है एंड आई होप अगेन आपको आता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो थे सारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको ऐसे करती हूँ, आई विल गिव यू अ लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। तो पहला क्वेश्चन है जी कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो पहले आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जीएसटी काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन है इस काउंसिल के, और क्या चीफ मिनिस्टर जो है ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी विद लेजिस्लेचर मेंबर हैं इस काउंसिल के। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ अपना आंसर सोच लीजिए।
सो आई होप आपने जो है आंसर बिल्कुल सही मार्क किया होगा। कमेंट सेक्शन में जो आप मुझे कॉन्स्टेंटली आंसर बता सकते हैं। आप जितना हमें बताते हैं कि आपको आंसर अच्छा लगा, उतना ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट जो है एवरीडे बेसिस पर लेकर आ सकें, राइट। तो जिन्होंने भी आंसर ए मार्क किया है ओनली 2, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो बिफोर वी बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन, पहली बात आप लोगों को क्या करना है, पहली बात आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका ध्यान देना है। कोई भी एग्जाम में, कोई भी, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें, कोई भी एग्जाम में पहले तो ये पढ़ना है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो यहाँ इन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं जीएसटी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो वैसे तो नॉलेज बेस्ड ही पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, 101 अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, राइट। तो वैसे ये चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि नहीं पता, वहां जाकर कंफ्यूजन हो गया कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कैसे सोचना है। तो देखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है। तो देखिए टैक्सेशन जो है, अगर उसको हम स्टैट्यूटरी तरीके से लाएंगे, अगर लॉ वाले तरीके से लाएंगे, तो लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या जो यूनियन गवर्नमेंट है वो तो खुद से चेंज कर देगी। तो वो कहेगी कि ज़्यादा जो परसेंटेज शेयर ऑफ टैक्सेस है वो मैं रख लेती हूँ, कम से कम मैं स्टेट को दे देती हूँ। तो इससे तो स्टेट्स का शेयर मारा जाएगा, राइट। तो स्टेट्स जो हैं उनके लिए भी जीएसटी जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट टैक्सेशन, मतलब उनके लिए भी एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है जीएसटी का। तो इसीलिए हम क्या चाहेंगे कि स्टेट्स का और सेंटर का इसमें एक इक्विवेलेंट रोल रहे। तो जहां पर ऐसा आ जाता है कि स्टेट का और सेंटर का इक्विवेलेंट रोल रहे, वहां पे अगर स्टैट्यूटरी बॉडी होगा तो ये डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से लॉ जो है चेंज कर पाएगी। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए तो हम ऐसे इसको सोच सकते हैं। दूसरा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। अब देखिए ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड है। तो जो जीएसटी इंडिया में हेड कर रहे हैं वही मंत्रालय जो है डेफिनेटली जीएसटी को भी हेड करे, राइट। इट ओनली मेक्स सेंस। तो अगेन ये भी जो है अगर डाउट हुआ तो फिर भी हम सही गेस कर सकते हैं। तीसरी बात वो बोल रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी एंड लेजिस्लेचर आर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अरे भाई बात हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन तो स्टेट के भी तो फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे ना, सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर और नीचे चीफ मिनिस्टर, कॉम्बिनेशन ही सही नहीं बैठ रहा है। तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे भी इनके भी क्या आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर्स आएंगे। तो इसीलिए सिंपल गेस, जिन्होंने भी सही गेस किया है उनको लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ योर प्रिपरेशन। तो लेट अस डिस्कस द आंसर। और जिन्होंने अभी सही नहीं मार्क किया है, तो जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स बताई हैं आप वो एग्जाम में यूज कर सकते हो। आई होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल। तो लेट अस क्विकली रिवाइज जीएसटी काउंसिल। तो क्या है जी जीएसटी काउंसिल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने इसको ऐड किया था, राइट। और ये क्या करती है, ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल। इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, तो इसका मिशन यही है कि जीएसटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको और एफिशिएंट बनाना। अब बात आ जाती है इसकी कॉम्पोजिशन की। तो देखिए जॉइंट फोरम है जहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस जो है इसका मेंबर है। और साथ ही साथ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन, जो भी या ऐसा कोई भी मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जिनको नॉमिनेट करना चाहे वो उनको नॉमिनेट कर सकती है, जो भी फाइनेंस या टैक्सेशन से जो है डील करते हैं, राइट। क्योंकि बॉडी कैसी है, वो जीएसटी की बॉडी है। और इसी के साथ साथ देखिए जो मेंबर्स हैं ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट्स, वो अपने में से खुद से क्या है, एक वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल जो है वो चुन लेते हैं, राइट। तो चेयरपर्सन तो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और वाइस चेयरपर्सन जो है स्टेट्स जो है फ्रॉम विद इन देमसेल्फ, जितने भी उनके नॉमिनीज आई होती है उसमें से जो है वो चूज कर लेते हैं, राइट। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। बात है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अगेन आप 1 मिनट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि आप सही आंसर तक पहुंच पाए या नहीं। तो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन जो है, क्या ये इंक्लूडेड हैं या नहीं है।
तो पहली बात तो देखिए इसका आंसर है सारे के सारे जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर का जो है पार्ट बन जाते हैं। तो जिन्होंने भी सही आंसर मार्क किया है आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, और जिन्होंने नहीं मार्क किया है तो देखिए ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये इसको जो है हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर अब तक जो है इसमें डाउट आ रहा है तो आज के सेशन के बाद इसमें डाउट आपको नहीं आएगा। तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहली चीज क्या बात करेंगे कि जी ये है क्या, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये जो डॉक्ट्रिन है इसमें ऐसे कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर तो कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि विजन था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, वो जो फंडामेंटल्स हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती। तो जो बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है चेंज करना जो है पार्लियामेंट को जो है उसके लिए लिमिटेड पावर दी गई है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को चेंज करती है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए आर्टिकल को चेंज करती है, तो अगर तो वो आर्टिकल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो देन इट इज वेल एंड गुड, लेकिन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर तो जो है पार्लियामेंट उसके पास पावर नहीं है कि वो उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर और सोचते हैं कि अगर मुझे पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो मैं ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन कौन पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम नहीं होगा तो पार्लियामेंट जो है किसी भी टाइम पर डेमोक्रेसी जो है वापस ले सकती है, सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है वो वापस ले सकती है। राइट, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हैं उनको क्या कर सकती है, पार्लियामेंट वापस ले सकती है। तो अगर ऐसे होगा तो रूल ऑफ लॉ तो इंडिया से चला जाएगा, तो इसीलिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। तो देखिए अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये तो इंडिया का बेसिक वैल्यू है ना, राइट, कि डेमोक्रेसी हो, इलेक्शंस हो, तभी एक ट्रू फॉर्म में एक नेता जो है जो रिप्रेजेंट करता है लोगों को वो सामने आएगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी जो है अगर हम बोले कि आज से इलेक्शन नहीं होगा, ये पार्टी है यहाँ पे ऐसे ही नेपोटिज्म चलेगा और इंडिया ऐसे ही जो है गवर्न होगा वन पार्टी सिस्टम से, तो ये गलत हो जाएगा। राइट, ये हमारे वैल्यूज नहीं है इंडिया के एज अ स्टेट। राइट, तो इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो जो है होने ही होने हैं। तो ये क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा। उसी तरह से इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, अगर आपके साथ कोई भी कुछ गलत कर रहा है और आपके पास एक्सेस ही नहीं है टू जस्टिस तो ये तो फंडामेंटल राइट से भी गलत हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट को क्या कर देगा, वॉयलेट कर देगा। उसी तरह से अगर किसी का भी अगर इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस नहीं रहेगा तो कौन अकाउंटेबल होगा कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मशीनरी जो है ब्रेक डाउन कर जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये भी क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, देखिए राइट्स ना हो, कोई भड़काए ना, दंगे ना हो, जो देश है ग्रोथ की तरफ, साइंटिफिक टेम्पर से, ह्यूमैनिटी से जो है आगे बढ़ सके, ब्रदरहुड से आगे बढ़ सके, क्या ये पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। देखिए अगर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ ना कि अगर ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नहीं हुई तो फिर जो है हमारा जो देश है वो चल ही नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली अगर यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है हमारे देश में नहीं होगी तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कर पाएगा, क्या इंडिया एज अ स्टेट फंक्शन कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा ना। तो यही है बेसिक स्ट्रक्चर। कितना सिंपल है बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, और जिसका सही हुआ है वो भी जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्विकली कि क्या क्या जो है पार्ट है ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्या इंडिया एज अ स्टेट अच्छे से वर्क कर पाएगा, नहीं वर्क कर पाएगा। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो हम बोलते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसके 3 पिलर्स हैं, राइट। तो अगर इनके ये जो तीनों पिलर्स हैं अगर ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे
राइट। तो अपने आप में जो है हमारा देश में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है हम बात कर लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू भी इसके अंदर है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट होना, राइट। ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, जैसे वेलफेयर स्टेट होना और फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो ऐसे होता है कि आप जो है एक बार इस लिस्ट को जो है जाने से पहले इन योर एग्जामिनेशन एक बार अच्छे से देख लें। उसका बस बेनिफिट ये रहता है कि हमें जो हल्का सा वहाँ डाउट होता है वो डाउट भी जो है नहीं होगा और क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगेन टेक अ मिनट, सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट अस नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए क्वेश्चन ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ इट्स ओन। तो देखो अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो भी ये जो क्वेश्चन है ये तो लॉजिकली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में देखिए 500 प्लस मेंबर्स हैं, राइट, और राज्यसभा में 200 प्लस मेंबर्स हैं। तो इतने मेंबर्स हैं इंडिविजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये स्टाफ तो शेयर नहीं कर पाएंगे, इनको अपना अपना स्टाफ, अपना अपना बिल्डिंग तो चाहिए ही होगा। तो ये तो कॉमन सेंसिकली क्या हो गया, सही आंसर हो गया। दूसरा आ जाता है द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय अ सेक्रेटरी जनरल। तो देखो यहाँ पर अगेन एलिमिनेशन करना तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंट गेस करना मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है, ये एक फैक्ट स्टेटमेंट है। अब उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, वो होता है नहीं होता है, तो इतना तो है कि हाँ कोई तो उसको हेड करेगा, लेकिन क्या वो सेक्रेटरी जनरल ही होगा? तो थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पता है तो ठीक है। लेकिन थर्ड जो है वहां से हमें जो है हिंट मिल जाता है कि क्या सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो देखो अगर ये नहीं पता कि सेक्रेटरी, मतलब हमने ये सोच लिया कि एक तो बंदा होगा जो उसको हेड करता होगा, अब वो जो बंदा उसको हेड कर रहा है उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? तो पहली बात तो हमें ये पता है क्लियरली कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कौन होता है जी? वो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरपर्सन, चेयरमैन द केस में भी, राइट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। दूसरा, हमने हमारे लक्ष्मीकांत में जो है ये पढ़ा है कि ये जो लोकसभा है एंड द राज्यसभा, दे हैव बीन गिवन पावर्स टू एडमिनिस्टर देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, कि वो अपने जो खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं वो खुद से जो है देख सकते हैं। ये पावर हमने उनका लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे सोचने की बात है कि वो खुद अगर वो खुद से अपने अफेयर देख सकते हैं, तो इसका मतलब कि वहां का जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरी होगा वही जो है इनको अपॉइंट करेगा। और वहां का सबसे इंपॉर्टेंट डिग्निटरी कौन है जी? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही तो है, क्योंकि हर जगह पे जो सुप्रीम रोल हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो किसका रहता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ठीक हो सकता था, और जिसका ठीक हुआ है वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ है अगली बार से जो है हम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे सोच लेंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में। तो देखिए ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उनका खुद का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, दो कुछ कुछ पोस्ट जो हैं वो कॉमन भी होती हैं, राइट। और इनका जो रिक्रूटमेंट है और जो सर्विस कंडीशन है वो रेगुलेट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, वैसे भी हमारे माइंड में जो है ये रजिस्टर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरीट है ना ऑफ ईच हाउस, वो इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, और इनका जो ये जो होते हैं ये परमानेंट ऑफिसर होते हैं, और इनको अपॉइंट कौन करता है? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होते हैं, राइट। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है नहीं पढ़ लेना है, बिकॉज काफी बार स्टूडेंट्स जो ऐसी छोटी छोटी गलती कर लेते हैं जब लास्ट में नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अगेन आई एम गिविंग यू सम टाइम, आप एक बार आंसर सोच लो, कमेंट्स में लिख दो, और फिर जो है हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप अब तक आपने अपने आंसर्स मार्क कर दिए होंगे, और लेट अस डिस्कस ये क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो कैसे हम ये आंसर तक जो है पहुंच सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगेन अगर क्वेश्चन है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि क्या है डिलिमिटेशन कमीशन, और फिर जो है हम क्वेश्चन को जो है अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्लियामेंट जो है इनैक्ट करती है डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 82। दूसरा वो बोलता है इट्स ऑर्डर कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
तो अगर हमें पता है डीलिमिटेशन कमीशन, किसी ने सरसरी तौर पे भी पढ़ा है तो उनको 100% ये पता होता है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन का एक स्ट्राइकिंग बात ये है कि इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये फैक्ट था जो हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। और अब जो है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो क्योंकि क्वेश्चन है ये स्टैटिक नेचर का क्वेश्चन है, पता है तो पता है, राइट। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि ये बात करते हैं कि जो सीट का शेयर है उसका जो है डिवीजन जो है होना चाहिए इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और एवरी 10 ईयर्स जब वो सेंसस होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें डीलिमिटेशन करना होता है। तो व्हाट इज डीलिमिटेशन? तो देखिए, जैसे अगर पर्टिकुलरली मैं पूरा इंडिया के बारे में बात करती हूँ, तो इंडिया हैज डिफरेंट स्टेट्स, राइट। नाउ विद इन दिस स्टेट, किसी स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगा, विज़ावी किसी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होगा, लाइक लेस पॉपुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक पर्टिकुलर एरिया को जो है ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देना है जहां से क्या हो, जो सीट शेयर है इस टू पॉपुलेशन का रेशियो जो है वो स्टैंडर्ड रहे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम अगर सोच लें कि इंडिया में हर 2000 लोगों के पीछे जो है एक सीट है फॉर इंस्टेंस, तो ये सेट करना कि कहाँ पर कितना एरिया चूज करें ताकि 2000 लोग कवर हो जाएं पर्टिकुलर स्टेट में, या विद इन स्टेट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट को मिलाएं, कितने विलेजेस को मिलाएं, ताकि ये जो हमारा रेशियो है वो कांस्टेंट रहे। वो काम कौन करता है? वो काम करता है जी डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये क्या करता है जी, ये रीड्रॉ करता है बाउंड्रीज ऑफ एन असेंबली और लोकसभा सीट टू रिप्रेजेंट चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन सारा इशू कहाँ आया? डीलिमिटेशन कमीशन का। तो हुआ क्या, देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन का तो काम था कि आफ्टर एवरी सेंसस पॉपुलेशन जहां बढ़ा उसके हिसाब से सीट शेयर को रीड्रॉ करने के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बाउंड्री है उसको भी वो क्या करेगा, वो रीड्रॉ कर देगा। हाउएवर, जब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी रहा विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन वो ऐसे रहा कि फर्टिलिटी या जो प्लानिंग मेजर्स थे वो हमारे जो सर्दर्न स्टेट्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिए, वहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट जो है हमारा अचीव हो गया। विज़ावी जो हमारे नॉर्दर्न में जो स्टेट्स थे जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर जो है अच्छा फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो है वो अडॉप्ट नहीं किए गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है ग्रो कर गया। तो सर्दर्न स्टेट्स ने ये बोला कि अगर हम सीट शेयर के बेसिस पे करेंगे बेस्ड ऑन एवरी सेंसस तो इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है तो कम सीट्स आएंगी। तो इस सारी चीज़ को ठीक करने के लिए, ताकि ऐसे जो हमारे वो स्टेट्स हैं, सर्दर्न स्टेट्स हैं, उनको नुकसान ना हो, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया, जिसने ये कहा कि जो सेंसस 1971 का डेटा था उसी के हिसाब से जो है हमारी बाउंड्री जो है रीड्रॉन रहेगी टिल द ईयर 2000। 1976 में ये बात जो है बोली गई। फिर क्या हुआ, 84th अमेंडमेंट एक्ट आया ऑफ 2001 जो कि बहुत रीसेंट का है, और इन्होंने ये बात किया कि अनदर 25 सालों के लिए, मतलब 2026 तक जो है जो 1971 का जो पॉपुलेशन सेंसस का जो डेटा है हम वो यूज करेंगे अगेन, सो दैट सर्दर्न स्टेट्स डू नॉट फील कि उनके अगेंस्ट जो है कोई इशू हो रहा है कि उनके पास पॉपुलेशन कम है तो उन्हें कम सीट्स मिल रही हैं इन द लोकसभा, राइट, और यू मे से इन द पार्लियामेंट। तो ये तो था अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन और क्या इशू आया और उसको कैसे रिजॉल्व कर लिया गया, राइट। और इसके अलावा भी जो है अगर आपको डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ना है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। उसके बाद जो है हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ अबाउट प्रेएम्बल। तो प्रेएम्बल ये जो क्वेश्चन है इसका आप मुझे क्विकली जो है आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और फिर जो है हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपने अपना आंसर जो है वहाँ लिख दिया है। सो लेट अस टॉक अबाउट प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है जी? प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीएम्बल जो है वो पावर देता है टू द लेजिस्लेचर और प्रोहिबिट करता है अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, राइट। तो कोई प्रोहिबिशन जो है वो लगा रहा है अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो देता भी है और प्रोहिबिशन लगाता भी है ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ये प्रीएम्बल करता है।
दूसरा वो ये बोल रहा है कि LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो सेकंड केस है ये है फैक्ट बेस्ड, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, राइट। थोड़ा सा अगर माइंड में पड़ा हुआ है तो याद आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन पहली चीज जो है ये क्या है, प्रीएम्बल जो है सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर को पावर प्रीएम्बल दे रहा है और प्रोहिबिशन भी प्रीएम्बल लगा रहा है। तो देखिए ये तो सुनने में भी गलत लगता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम ऐसे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर है सॉरी नहीं कंफ्यूज हो गई, तो डेफिनेटली इसका आंसर है बी विच इज 2 ओनली। और ये जो स्टेटमेंट है हमारा गलत है। तो आई वाज फाइंडिंग द सेम थिंग बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई खुद के क्वेश्चन में ही, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि क्या प्रीएम्बल जो है लगाता है रिस्ट्रिक्शन और पावर देता है लेजिस्लेचर को। तो डेफिनेटली नहीं, प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर अपॉन द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, राइट। तो ये तो था अबाउट प्रीएम्बल का फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है और इसलिए उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो बेरीबरी यूनियन केस था उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशव नंदा भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन फैक्ट इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन जो था आपको अच्छे से आपने अटेम्प्ट कर लिया हो, इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग डेफिनेटली अच्छे से अटेम्प्ट करें, ये इसका आंसर आपको आता हो। क्योंकि देखिए जब भी हम UPSC के पेपर के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटी कि हर क्वेश्चन मुश्किल आएगा और हर क्वेश्चन अनसॉल्वेबल आएगा। अगर आप पास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे तो तकरीबन 11 क्वेश्चंस तो हर साल आ रहे हैं, लेकिन उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन अगेन आई टेल इन एवरी वीडियो अटेम्प्टेबल होते हैं, सिंपल होते हैं, और इसका एक ही सोल्यूशन है, मल्टीपल रिविजन्स करना। और जब हम रिविजन्स करते हैं तो रिविजन्स जो हैं वो अधूरी हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस जो है आपके लिए यहाँ पर लेकर आते रहेंगे, आप हमारी वीडियोस को जो है ऐसे ही देखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।